है, इस बायोकेमिकल एनर्जी को यदि आप सही डायरेक्शन, सही ट्रांसफॉर्मेशन, सही ऑब्जेक्टिव दे सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्राणायाम। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? प्राणायाम कहते हैं। ठीक है, तो प्राणायाम के थ्रू आप अपने वाइटल कैपेसिटी को, अपने प्राणिक चैनल को सही तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं। अब आप थोड़ा सा जूम करिएगा, जूम करिए सभी अपने अपने स्क्रीन पे। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो प्राणिक एक कंसेप्ट आपके सामने है कि हर एक जो नाड़ियां हैं हर एक ऑर्गन से रिलेटेड है। जैसे आप देख सकते हैं, आंख से रिलेटेड, नेजल से रिलेटेड, माउथ से रिलेटेड, कान से रिलेटेड, है ना, आपके जो कंधे हैं, आपका चेस्ट रीजन है, आपका एब्डोमेन रीजन है। इस तरीके से जो भी नाड़ियां हैं आपके सेंस ऑर्गन और आपके मोटर ऑर्गन से यहाँ रिलेटेड है, आप देख सकते हैं। और उसके बीच में कुछ एनर्जी सेंटर्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं? चक्रा। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो एनर्जी सेंटर हैं, एनर्जी सेंटर सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं इन एनर्जी वाले, जो आपके एनर्जी सर्कुलेट करने वाले जो आपके नाड़ियां हैं, जिनको हम नाड़ियां कहते हैं, उनके थ्रू हमारे चक्रा एक्टिव होते हैं। अब यदि किसी की आई में प्रॉब्लम है, किसी की आई में कई बार देखा होगा, जैसे बाबा रामदेव जी का जो लेफ्ट आईज है, उसमें उनका जो पर्टिकुलर जो आपकी ऑकुलर नर्व है उनकी, उसमें पैरालाइज हो गया, तो उनकी आंख बार बार फड़क रही होती है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि उस नाड़ी में जो मल जमा हुआ है, उस नाड़ी में जो मल की स्थिति है, वो क्या है? वो पूरी तरीके से अभी निष्कासित, मतलब एलिमिनेट नहीं हुई है, जिसकी वजह से वो पैरालिसिस जैसा है और वो कई बार अपने आप भी इस तरीके से फड़कने लगती है। ये तो एग्जाम्पल मैंने आपको केवल और केवल किसका दिया? एक फिजिकल पर्सपेक्टिव में जब हमको कोई प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही हमारा मेंटल लेवल पे जब हम कभी फ्रस्ट्रेट होते हैं, आप देखिएगा, जब कभी हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, बहुत इरिटेशन सा होता है, कई बार लाइफ में ऐसे फेजेस आते हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हमें क्या करें, और अचानक से गुस्सा आ जाता है, अचानक से किसी से बात करने का मन नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि यदि आपके माइंड लेवल पे कोई बैड एनर्जी आई, कोई नेगेटिव एनर्जी आई, कोई नेगेटिव अराउजल आया, तो उसका इफेक्ट कहाँ आ रहा है? आपके नाड़ी पे पड़ रहा है, और नाड़ी से फिर आपके बॉडी में दिखता है। और आपकी बॉडी में क्या हरकतें दिखेंगी? आपकी बॉडी में हरकतें दिखेंगे कि आपका कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है, आपका मूड बिल्कुल खराब है, आप पैसिव हो गए हैं, आपका सोने का मन कर रहा है। तो आप नोट करिएगा, दोज हु आर सफरिंग इन अ डिप्रेशन, हाई एक्यूट डिप्रेशन एंड क्रॉनिक डिप्रेशन आल्सो, दे ऑलरेडी डिफेंसिव इन अ वेरी स्लीप मैनर। उनको वो डिफेंस करते हैं, उनको नींद आती है, वो बार बार सोने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब वो डिप्रेशन में है। ध्यान रखिएगा, यदि कोई व्यक्ति बार बार चाहता है कि हम सोएं, बार बार सोने का मन करता है, उसको अकेले रहने का मन करता है, इसका मतलब कि वो डिफेंसिव स्लॉट में है, वो हाईली डिप्रेसिव रीजन पे है। ठीक है, तो हमें ये भी समझ लेना जरूरी है कि हमारा जो मूड है, हमारा जो पर्सनालिटी है, हम कौन सी डिसऑर्डर और कौन कौन से सिम्टम हमारे अंदर दिख रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जब आप हाईली डिप्रेसिव होते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि आप या तो ज्यादा से ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी में आइए, ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करिए लोगों से के संपर्क में आइए, सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाइए, या सोशल कोई भी वैल्यूशन हो रहा है उसमें इन्वॉल्व हो जाइए। क्यों? क्योंकि आपका जो इंट्रोवर्जन है वो एक्सट्रोवर्जन में कन्वर्ट हो जाएगा। जो आपका डिप्रेसिव बिहेवियर है वो किस में हो जाएगा? वो कहीं ना कहीं इंथुसियास्टिक बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए हमारे योग में ऐसी टाइप की प्रकृतियां हैं, ऐसे टाइप की प्रैक्टिसेस हैं जो आपको हाईली एक्सट्रोवर्ट कर देती हैं कई बार। जैसे आसनास हैं, आसनास में आप क्या करते हैं? आप पूरी तरीके से अपने बॉडी के इस नेचर में आ जाते हैं। इसलिए जो लोग डिप्रेशन के पेशेंट हैं, आप क्या किया करें? उनको आसनास, उनको खेल कूद में कराइए। ठीक है, ताकि उनकी जो नाड़ियां हैं, जो ये नर्व चैनल हैं, जो प्राणिक चैनल हैं, उनमें प्राण का जो एक बैरियर है, प्राण के जो फॉरेन मटेरियल वहां पे ग्लॉट ग्लॉट करके रुके हुए हैं, वो सही तरीके से स्मूथ करें। ठीक, तो किसी का प्राणिक, अब जैसे भ्रस्तिका प्राणायाम है, भ्रस्तिका प्राणायाम इज अ ट्रैंकुलाइजर ऑफ डिप्रेशन। आप
कि कोई किसी को डिप्रेशन है, आप उसको भ्रस्त्रिका प्राणायाम की प्रैक्टिस यदि करवाते हैं तो होता क्या है कि उसके अंदर वो एक्सट्रोवर्जन मैकेनिज्म अपने आप आने लगती है, अपने आप। ठीक है, इसीलिए प्राणायाम का इंपॉर्टेंस है, इसीलिए प्राणायाम को हमें समझना ज्यादा जरूरी लगता है। ठीक, तो प्राणायाम का इंपॉर्टेंस यहाँ पर इस तरीके से समझते हैं, और उस चैनल जो प्राणिक चैनल है जो प्राण को कैरी करती हैं, उस प्राणिक चैनल को भी हम समझें। अच्छा, आप में से कोई हमको ये भी बता सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लड वेसल्स एंड द प्राणिक वेसल्स, न्यूरल चैनल? क्योंकि ब्लड चैनल जो होते हैं उसमें ब्लड बहता है, और जो हमारी ब्रेन की जो नर्व्स होती हैं उसमें प्राण बहता है। ठीक है, हालांकि प्राण तो सभी में बहता है, ब्लड वेसल्स के में प्राण नहीं होगा तो वेसल्स में ब्लड बहेगा नहीं। ठीक है, लेकिन जो न्यूरल चैनल है, स्पेशल जो न्यूरल चैनल है, जिनको आप क्या कहते हैं, नर्वस नेटवर्क। ठीक है, तो जो आपके न्यूरल नेटवर्क होते हैं, उन न्यूरल नेटवर्क में ही ये प्राण बहते हैं, और उस न्यूरल नेटवर्क के थ्रू वो आपके सारे सारे जो भी आपके सिस्टम है उसमें वो फंक्शन करते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, मेरा मेरा कहने का मतलब है कि जब हम योग की प्रैक्टिस करते हैं तो योग की प्रैक्टिस करते करते हम कहीं ना कहीं न्यूरल कनेक्शन से भी अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं, कहीं ना कहीं न्यूरल क्लस्टर से भी अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं, न्यूरल सिनेप्स से भी अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं ना। अच्छा, आप में से लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो पढ़ रहे हो ना आप लोग, है ना, पढ़ रहे हैं ना? और एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो आप पढ़ रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी को थोड़ा डीप में पढ़िए। ठीक है, थोड़ा डीप में पढ़ेंगे तो आपको ये जो चीजें मैं अभी बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये आपको थोड़ा गहराई से समझ में आएगा। ठीक, नेक्स्ट। अब अगली प्रैक्टिस में आप भी देखें, एक सेकेंड, एक चीज और बच गई। सोनाक्षी थोड़ा बैक जाइएगा, एक चीज और बच गई जो हमें आपको बताना भी था, बहुत जरूरी था वो, बैक करिए। हाँ, एक चीज जो इसमें मेजर बची है वो ये है कि आपको पता है कि जो हमारे ये जो प्राणायाम हम करते हैं, ये प्राणायाम ठंडे प्रकृति के हैं, कुछ कुछ कोल्ड नेचर के हैं, कुछ हीटिंग नेचर के हैं, कुछ न्यूट्रल नेचर के हैं, कुछ पीसफुल नेचर के हैं, कुछ में आपको हाईली एक्सर्शन होता है। ऐसा क्यों है पता है आपको? एक चीज और भी ये भी पता होना चाहिए कि जो हम ब्रीथ करते हैं, ठीक है ना, जो ये हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रल है और ये राइट नॉस्ट्रल है, तो हम जब कभी हम ब्रीथ करते हैं तो ये ब्रीथ करते करते जैसे आप ब्रीथ ले रहे हैं, ये आपके जस्ट अंदर नेजल सेप्टम से होते हुए जो आपका जो न्यूरल जो फंक्शन है, जो आपके न्यूरल फंक्शन है, उन न्यूरल फंक्शन से ये अपने आप कनेक्ट होते हैं। आपको पता होगा कि आपका ये जो नेजल सिस्टम है, तो नेजल सिस्टम की यदि आप फिजियोलॉजी देखेंगे इस तरीके, जैसे मैं आपके सामने ऐसे खड़ा हूं, ठीक है, तो आपने कोई ब्रीद इनटेक की, तो जैसे ब्रीद अंदर जाएगी तो वो क्या होएगा, जो आपके इस नेजल सेप्टम में जो न्यूरल जंक्शन है, वो क्या करेंगे, वहां इन प्राण का ऑब्जर्वेशन होता है, अपने आप एब्जॉर्ब हो जाते हैं कुछ प्राण। ठीक है, और वो एब्जॉर्ब होके आपके ब्रेन के थ्रू अब्लोंगाटा से होते हुए आपके स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं। आपको समझ में आ रहा है ना कि ये जो हम सीधे श्वास लेते हैं वो सीधे सीधे कहाँ इफेक्ट कर रही है? मेजर इफेक्ट तो वो लंग्स में जा रहा है, लेकिन उसका जो माइनर शटल इफेक्ट है वो आपके न्यूरल सेनेप्ट से फिल्ट्रेट होके कहाँ चला जाता है? आपके स्पाइनल कॉर्ड में। और वही स्पाइनल कॉर्ड को हम क्या कहते हैं? सुषुम्ना नाड़ी। उसी स्पाइनल कॉर्ड के को इस तरीके से, जैसे आपने वायर देखा होगा, दो तीन वायर इस तरीके से मिले होते हैं, ऐसे ही दो वायर जिसको हम पिंगला और ईड़ा कहते हैं, दो वायर इस तरीके से आपने देखा होगा, ऐसे 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 करके जो इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर होते हैं, तो इस तरीके से वो क्रॉस कर कर करके गुथे हुए होते हैं। अब हम जो भी प्राणायाम करते हैं, या जो भी हम प्राणिक प्रैक्टिस करते हैं, या जो भी मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, जो भी बंध या मुद्रा की प्रैक्टिस करते हैं, वो ज्यादातर कहाँ इफेक्ट करती हैं? वो ज्यादातर इन्हीं नाड़ियों को एक्टिव करती है। जब ये नाड़ियां एक्टिव होती हैं तो ये उस बॉडी को भी पूरी तरीके से एक्टिव करती हैं। तो यदि हमारा ईड़ा नाड़ी को क्या कहते हैं? ईड़ा इज अ वेरी
फेमेनाइन नेचर का मतलब होता है ठंडी प्रकृति। और ये जो पिंगला नाड़ी है जिसको हम राइट नॉस्ट्रल कहते हैं, सूर्य स्वर कहते हैं, वो क्या है, वो कैसा है, वो मस्कुल है ना, मस्कुलिन जेंडर है, मतलब मेल डोमिनेंसी है, मतलब वो गर्म प्रकृति का होता है। तो हमें क्या यहाँ पे मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, ये जो हमारी नाड़ियां हैं, ये नाड़ियों का नेचर, इस नाड़ियों की जो क्वालिटी है, ठीक है, इस क्वालिटी के बिहाफ में हमारे बॉडी से ये काम करवाती हैं, जैसे इनकी क्वालिटी वैसा वो बॉडी से काम करवाएंगे, ठीक। तो इस तरीके से जो योग की प्रैक्टिस है, यदि आप पुराने चैनल को एक्टिव करते हैं तो कहीं ना कहीं आप गहरे तरीके से अपने पर्सनालिटी में चेंजेस लेके आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगले स्लाइड में हम लोग आ रहे हैं। अगला स्लाइड देखिए, ये अच्छी चीज है जिसको कहते हैं योग प्रैक्टिस एंड कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। ये भी एक्सपीरियंस जो है वो बियॉन्ड द बॉडी है। कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है, हमारी जो सोच को, हमारी मेमोरी को, हमारे डिसीजन मेकिंग को, हमारे ऑब्जर्वेशन को, हमारी परसेप्शन को क्या कहते हैं, कॉग्निटिव सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना, कॉग्निशन। तो कॉग्निशन के अंदर क्या क्या आता है, आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी लर्निंग, आपका ऑब्जर्वेशन, आपका परसेप्शन, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, आपकी मेमोरी, आपका इंटेलेक्ट, आपकी आईक्यू जिसको कहते हैं, ये सारी चीजें किसके अंतर आती हैं, ये कॉग्निटिव सिस्टम के अंतर्गत आता है। और इसी कॉग्निटिव सिस्टम जो हमारा ब्रेन वाला पार्ट है, ब्रेन का जो सॉफ्टवेयर है, उसको कॉग्निटिव सिस्टम कहते हैं। तो ब्रेन के सॉफ्टवेयर को यदि आपको बहुत अच्छे से इफेक्ट करना है, बहुत अच्छे तरीके से भी इफेक्ट करना है, तो वहां पर क्या होएगा, वहां पर आपको कहीं ना कहीं योग आपको योग की विधि से, योग के मेथड से जुड़ना पड़ेगा। आपको ये भी पता होगा कि जो कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग है, हम लोग का कॉग्निशन कैसा है, हम काम करते 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 एक बार हमारा कॉग्निशन बड़ा डल हो जाता है। मतलब आप देख लीजिए, जैसे छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे की मेमोरी जितनी शार्प होती है, वो शार्पनेस एक एज के बाद क्या हो जाती है, डिस्टर्ब सी हो जाती है। लेकिन कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है कि जो आपका कॉग्निटिव बिहेवियर है, कॉग्निटिव बिहेवियर में आने वाले जो भी स्लॉट्स हैं, चाहे वो मेमोरी इवोल्यूशन को लेके हों, चाहे वो इंटेलेक्चुअल इवोल्यूशन को लेके हों, सो मेमोरी इवोल्यूशन, इंटेलेक्चुअल इवोल्यूशन, ये सारी चीजें कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग से जुड़ी हुई है। सो कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग इज अ मेजर पार्ट, मेजर इफेक्ट गेनिंग बाय योगिक प्रैक्टिस, है ना। तो ये आ सकता है, जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग प्रैक्टिस करते करते इतने अपने आप को रिस्ट्रक्चर कर लेते हैं कि उनको पुरानी चीजें पता नहीं कहाँ से कहाँ उनको याद आने लगती हैं। कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं कि उनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सेंसरी जैसा कुछ काम होने लगता है कि प्रैक्टिस करते करते अचानक से उनको कोई जगह समझ में आती है, वो कहते हैं कि इन जगह हम आए थे। कुछ लोग प्रैक्टिस करते करते इतने डीप मूवमेंट में हो जाते हैं, कि इतने क्रिएटिव हो जाते हैं कि आप सोचिए कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो हम काम नॉर्मल चीजों से करते हैं, उसे उसी वो नॉर्मल चीजों को बिल्कुल अब नॉर्मल तरीके से कर ले जाते हैं। तो कहने का मतलब कि कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग इज अ पार्ट, ये हमारी लाइफ का एक पार्ट भी है, ठीक है, ये हमारे लाइफ का पार्ट है जिसको हमें समझना चाहिए। सो यहाँ पर इन्होंने क्या रखा है कि वाई CBT, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CBT। CBT का मतलब होता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ये साइकोलॉजी की थेरेपी है जो करती क्या है, आपके कॉग्निशन को ठीक करती है। कई बार हम कहते हैं ना कि व्यक्ति जो बिहेवियर करता है वो किसके थ्रू करता है, तो अपनी सोच, है ना, उसकी जैसी सोच होगी उसका वैसा बिहेवियर होगा। सो सोच इज अ कॉग्निशन, बिहेवियर इज अ एक्शन। तो जब आप सोच को बदलते हैं तो एक्शन को भी बदलते हैं। और इस सोच को बदलने के लिए, आपके थिंकिंग पैटर्न को बदलने के लिए, आपके थॉट एवोल्यूशन को ठीक करने के लिए कौन सी प्रैक्टिस काम आ रही है, सो योग। सो योग इज अ highly effective influensive practice of to increasing your cognitive behavior, है ना। तो कॉग्निटिव बिहेवियर को हमें यहाँ समझ लेना ज्यादा जरूरी होगा। आपको पता है ना आज के समय में सबसे ज्यादा समस्या क्या है, तो आज के समय में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो किसकी है, हमारे कॉग्निशन की, हमारी सोच की।
हमारी सोच इतनी गंदी हो गई है आज के समय में कि हम वैसा बिहेवियर में चले गए हैं। तो सोच जितनी ज्यादा आपका थॉट जो है वो डिसइंटीग्रेट होगा, बिखरा हुआ थॉट होगा, आपके थॉट जो है पूरी पूरी तरीके से असहज होंगे, अब नॉर्मल होंगे, तो क्या होगा, गड़बड़ी होएगी। तो एबनॉर्मल थॉट के साथ हम अपनी लाइफ नहीं जी सकते। आपको थॉट अपनी लाइफ में नॉर्मल और स्पिरिचुअल थॉट को प्लस उनकी प्रैक्टिसेस को साथ में रखना ही पड़ेगा। तो जब आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को साथ में रखते हैं, नॉर्मल प्रैक्टिस को साथ में रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो कॉग्निशन है वो बदलता है। सो हेयर इज अ मेंशन योग प्रैक्टिस एंड द कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। तो आप, अब जैसे मैं ये कहूँ कि मेंटल रिस्ट्रक्चरिंग है ना, फिजिकल रिस्ट्रक्चरिंग। तो फिजिकल रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब कि जिनका फिजिकल स्ट्रक्चर गड़बड़ हो गया है, अब वो उसको रिस्ट्रक्चरिंग में सही करें। जिनका मेंटल स्ट्रक्चर गड़बड़ हो गया है, अब वो योग की प्रैक्टिस से अपनी मेंटल रीस्ट्रक्चरिंग करें, है ना। ऐसे ही हमारे मेंटल के अंदर कॉग्निशन होता है, इमोशंस होते हैं, है ना। हमारे मन में ही सोच चलती है, हमारे मन में ही कॉग्निशंस होते हैं, भाव भी होते हैं, इमोशंस भी होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें उन बिहेवियर को भी सही तरीके से एक्टिव करना है, ठीक। सो जब आप कोई भी आप प्रेयर करते हैं, अब आप देखिए, आप प्रेयर करते हैं या आप मेडिटेशन करते हैं, उस मेडिटेशन से आप अपने आप को रिस्ट्रक्चर में लेके चले जाते हैं, अपनी सोच को, अपनी कॉग्निशन को एक रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं कि यार हम कहाँ गलत थे, हम कहाँ पर क्या क्या चीज है। मतलब मेडिटेशन जो है, जो ध्यान है ना, वो आपकी प्रेजेंट लाइफ के जो चैलेंजेस हैं उनसे भी आपको छुटकारा दिला रहा है। मतलब ध्यान का मतलब नहीं है कि आपने आंख बंद कर लिया और उसके बाद बैठ के कुछ सुनने लगे, कुछ महसूस करने लगे। इट इज नॉट अ मेडिटेशन। ध्यान का मतलब है कि जो मेडिटेटर प्रैक्टिस कर रहा, मेडिटेटर की जो आसपास के जो इन्वायरमेंट है, मेडिटेटर का जो माइंड बिहेवियर है, उसका फिजिकल बिहेवियर है, उसका इंटेलेक्ट बिहेवियर है, वो उसको गहरे तरीके से ऑब्जर्व करे। इट्स कॉल अ मेडिटेशन। तो मेडिटेशन आपके अंदर चेंजेस जो लेके आता है वो आपके एनालिसिस से आता है। अब मैं बोल रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हैं, और आपके सुनने में यदि वो 100% इफिशियंसी होगी, आप मुझे सुनते सुनते 100% प्रेजेंट होंगे, देन यू स्टेट इन अ मेडिटेशन। आप समझिए, इसको मेडिटेशन हम कह रहे हैं, ठीक है। तो मेडिटेशन इज आल्सो पार्ट ऑफ कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। एंड और क्या है, तो इसमें जैसे हमारे जो भी इमोशनल पैटर्न होते हैं, हमारे थिंकिंग पैटर्न होते हैं, हम उन थिंकिंग पैटर्न और इमोशनल पैटर्न को भी हम गहराई से चेंज कर सकते हैं, गहराई से हम उनको बदल भी सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो सकता है। अच्छा, आप में से कितनों ने एक हॉलीवुड की मूवी देखी है, इंसेप्शन? आप लोगों ने देखी कि नहीं देखी, आप वो मूवी देखिएगा। मैं आपसे मूवी को इसलिए डिस्कस करता हूँ कि जब आप कोई मूवी देखते हैं ना, तो कुछ ऐसी मूवी देखें जो आपके अंदर कुछ इंटेलेक्चुअल हलचल क्रिएट करे, मतलब आपको सोचने पे मजबूर करे कि ऐसा हो सकता है कि नहीं। तो जब आप इंसेप्शन मूवी देखेंगे, इंसेप्शन, तो उसमें वो क्या करता है, वो सपनों की दुनिया में होते हैं, ड्रीम के एक वर्ल्ड में होते हैं, और वो ड्रीम के थ्रू लोगों के बिहेवियर चेंज कर रहे हैं। अब आप सोचिए, ड्रीम के थ्रू हम जब लोगों के बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, तो हमारे योग में तो ड्रीम इज अ वन ऑफ द स्टेट ऑफ माइंड। स्वप्न अवस्था, आपको पता है ना, स्वप्न अवस्था जो है हमारे योग के शास्त्र के अनुसार एक स्टेट ऑफ माइंड है, जिसमें आप अपने अनकॉन्शियस पैटर्न को भी चेंज कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, नींद की जो दुनिया होती है, इट इज द ब्रिज ऑफ कॉन्शियस टू अनकॉन्शियस, है ना, ये ब्रिज है। और यदि हम नींद में सपनों का सही तरीके से एनालिसिस कर लें, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे कॉग्निशन में, हमारे अनकॉन्शियस बिहेवियर में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें कहीं ना कहीं तकलीफ में डालते हैं। सो द मेथड ऑफ ड्रीम एनालिसिस टू इंक्रीज द एनालिसिस ऑफ अनकॉन्शियस मटेरियल, है ना। तो जब आप ड्रीम एनालिसिस करते हैं, तो आपका जो अनकॉन्शियस बिहेवियर है, आप उसको समझने लगते हैं। जैसे आप में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको सपने आते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको सपने नहीं आते हैं।
तो जिनको सपने आते हैं वो अपने ड्रीम की एनालिसिस करें, और जब आप अपने ड्रीम की एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं